जय हिंद। आज का क्लास है सोशल साइंस। तो आज हम नोट्स के द्वारा क्लास करवा रहे हैं। तो आइए हम इसको बारिश बारिश से सब बताते हैं और समझाते हैं। तो इसमें क्या कि पूरा एकदम कंफर्टेबल मार्क्स है, मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और ये टारगेट कहीं रखेगा। तो आइए हम क्लास चालू करते हैं। कैमरा से यार लेना तर मुहाना दिस हाँ तर मुहाना दिस हेलो हाँ दिस हो गया। विनिमय सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? विनिमय सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखो, यूरोप के उस मानचित्र के पुनः व्यवस्था करना जिससे नेपोलियन ने अपने युद्ध और विनिमय से उलट पुलट दिया था। वस्तु ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने नेपोलियन के विरोध मोर्चा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए उसकी पहल पर ऑस्ट्रिया का राजधानी विनिमय में कांग्रेस बुलाई गई थी। ये था विनिमय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य। समझ गया? अब आगे जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी जो है उसका एकीकरण का क्या बाधाएं थी? उत्तर, जर्मनी के विभिन्न राज्यों में चंगीकरण के अलग अलग नियम थे जिनसे वहाँ के व्यापारिक विकास में बड़ी अड़चनें आती थी। इस बाधा को दूर करने के लिए जर्मन राज्यों ने मिलकर चुंगी संघ का निर्माण किया। यह एक प्रकार का व्यापारिक संघ था जिसका अधिवेशन प्रति वर्ष होता था, ठीक है। इस संघ का निर्माण सर्वसम्मत होता था, ठीक है। तो ये जर्मनी का क्या था? एकीकरण था। समझ गया? तो आगे चलते हैं। रूस जापान युद्ध ने किस प्रकार का बेल्शियमिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया? तो उत्तर क्या, रूस तथा जापान के मध्य 1904-1905 के दौरान लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1904 से 1905 के दौरान लड़ा गया था। इसमें जापान की विजय हुई थी। किसका विजय हुआ था? जापान की, जिसके फलस्वरूप जापान को मंचूरिया तथा कोरिया का अधिकार मिला था। किसका मिला था? मंचूरिया और कोरिया का अधिकार मिला था। किसको मिला था? रूस को, ठीक है। इस जीत ने विश्व के सभी प्रेक्षकों को अधिष्ठित कर दिया और जापान को विश्व मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। जापान को क्या कर दिया? विश्व मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, ठीक है। वो ना कैमरा हाँ लेकिन झुके तो मुझे दिस अच्छा, ठीक है। हिंद चीन के प्रेरित फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी? तो हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी? देखो, फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य तो डच एवं ब्रिटिश कंपनियों की व्यापारिक प्रतिवर्ष का सम्मान करना था। समझ गया? तो हिंद चीन का यही एक उपनिवेशिक योजना था, ठीक है। अब चलते हैं क्षेप में। स्वराज पार्टी बनने का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वराज पार्टी बनने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923, ठीक है। स्वराज जो पार्टी था कब गठन किया गया था? 1 जनवरी 1923 को, ठीक है। देश संबंध चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। कौन कौन किया था? देश बंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू, ठीक है।
कब किया था? 1 जनवरी 1923 को। ठीक है, कब किया था? 1 जनवरी 1923 को किया था। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन था। किसके लिए था? भारतीयों के लिए, समझ गया, था शासन तथा राजनीतिक स्वतंत्र की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। किसके लिए कार्य कर रहा था? राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ है, भारतीय भाषाओं में किसका अर्थ है? स्वराज का। अपना राज्य इस पैक्ट के तहत गांधी को ऑल इंडियन रिपनेंस एसोसिएशन की जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, अब चलते हैं 6 में। 1929 की आर्थिक मंदी के कोई 2 कारण बताना है। 1929 की आर्थिक मंदी में उसका क्या कर देना? 2 एग्जाम्पल बताना है, मतलब 2 कारण बताना है। महामंदी के रूप में जानी जाने वाली वैश्विक आर्थिक मंदी हर वर्ष तक चली 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश। ठीक है, कब? 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश। 1930 का समूट हॉल टैरिफ्स अधिनियम, सरकारी नीतियों, बैंक विलुप्तताएं और घबराहट और पैसे की आपूर्ति में कमी महामंदी के कुछ प्रमुख कारण हैं। महामंदी ने सफल घरेलू उत्पादक में लगभग 50% की गिरावट देखी। समझ गया ना? जब आंदोलन होता है तो हानि क्षति, समझ गया ना, होते ही रहता है। तो कितना परसेंट गिरावट हुआ? 50%। ठीक है, 50% गिरावट हुआ। मशीनों के आविष्कारों की श्रृंखलाएं ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग किस प्रकार प्रसारित किया? देखो, मशीनों के द्वारा अभी जो है किस तरह से महाक्रांति का मार्ग प्रसारित किया? उद्योगों क्रांति। देखो, उत्तर क्या है? उद्योगों क्रांति, जिससे पहली औद्योगिक क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, अधिक व्यापारी, कुशल और स्थिर विनिर्माण प्रक्रियाओं की और मानव अर्थव्यवस्था के वैश्विक संक्रमण का काल था, जो ग्रेट ब्रिटेन महाद्वीपीय ग्रेट ब्रिटेन महाद्वीपीय यूरोप और संयुक्त राज्यों का अमेरिका से शुरू होकर कृषि क्रांति के बाद आई। किसका क्रांति आई? कृषि क्रांति के बाद आई। लगभग 1760 से 1720 और 1760 से 1820 और 1840 के अवधि के दौरान ये सब चालू हुआ। किसका? मशीनों का श्रृंखलाएं। समझ गया? अब चलते हैं ठीक है, अब इसके बारे में हम बताते। इस संक्रमण में हाथ से उत्पादन के तरीकों से मशीनों तक जाना शामिल था। समझ गया? नई रासायनिक विनिर्माण और लोहा उत्पादन प्रक्रियाएं, जल शक्ति और भाप शक्ति का बढ़ता उपयोग मशीनों टूल्स का विकास और यंत्रित कारखाना प्रणाली का उदय हुआ। समझ गया ना? और जब 1840 से धीरे धीरे मशीनों द्वारा बहुत चीज़ मतलब विकास होने लगा। समझ गया ना? मशीनों के द्वारा योजना बनने लगा और मशीनों के द्वारा विकास होने लगा। कब से होने लगा? 1840 से लगभग अब तक। समझ गया ना? लगभग अब तक मशीनों के द्वारा सब भरोसेमंद चलने लगा। प्राणी का उद्देश्य हुआ। समझ गया ना? उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। उत्पादन में मशीन के द्वारा बहुत वृद्धि भी होता है और परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। मतलब भविष्य के लिए भी वृद्धि होता है और वर्तमान के लिए भी हो रहा है और भूतकाल के लिए भी हो रहा है। ठीक है, किसके द्वारा? मशीनों के द्वारा। ठीक है,
तो कपड़ा उद्योग आधुनिक उत्पादन विधियों का उपयोग करने वाला पहला उद्योग था। समझ गया, ये सब पहला क्या मशीन को बना गया उत्पादक। समझ गया। 40 और रोजगार उत्पादन के मुख्य और निवेशित पूंजी के मामले में कपड़ा प्रमुख उद्योग बन गया। सबसे पहला उद्योग का कौन बन गया? आधुनिक उद्योग का कपड़ा ही बन गया था। समझ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन क्या 8 में। यूटोपियन समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद से किस प्रकार विभिन्न है? देखो, यूटोपियन समाजवाद किसका? यूटोपियन समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद दोनों में विभिन्न है कि नहीं है? आइए हम इसके बारे में समझाते हैं। देखो, सोशलिज्म यूटोपियन एवं साइंटिफिक एवं लुहा पुस्तक हैं। समझ गया ना? जिससे पहली बार 1880 में जर्मन में जन्मे समाजवादी फ्रेडरिक इंगेल्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह कार्य मुख्य रूप से 1878 में प्रकाशित एक लंबे विवादात्मक कार्य एंटी हडिंग से लिया गया था। यह सबसे पहले फ्रांस भाषाओं में सामने आया। किसके भाषाओं में सामने आया था? सबसे पहले फ्रांस के भाषाओं में सबसे पहले आया था। किसका? समाजवाद के उलझनों में। समझ गया। संधि 9 का चलते, संधि व्यवस्था में न्यायपालिक की क्या भूमिका थी? कैमरा सही आ रहा है? हमारे मुँह ना पेपर आ रहा ना सही? ठीक है, पेपर आने दो। न्यायपालिका, देखो उत्तर हम बताते हैं। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। ठीक है। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों का कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले लें। समझ गया। अब चलते हैं 10 में। सांप्रदायिकता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? उत्तर, विकास में बाधा। सांप्रदायिक दुर्भावना के कारण समाज में पारस्परिक सहयोग की भावना समाप्त हो जाती है। देश के विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक दंगों होने से वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और समस्त विकास कार्यों का उपवश हो जाते हैं। समझ गया ना? ये सांप्रदायिक का कारण बना। समझ गया ना? अगला चलते हैं 11 का। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है? सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक होता है? आइए हम इसके बारे में समझाते हैं। उत्तर, विकेंद्रीकरण संघर्ष को रोकने या काम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि वे विभिन्न क्षेत्रों के बीच या एक क्षेत्रों और केंद्र सरकार के बीच वास्तविक या कथित असमानताओं को कम करती है। किसको? असमानताओं को कम करते हैं। 12, राजनीतिक दल को लोकतांत्रिक की रीढ़ क्यों कहा जाता है? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का रीढ़ क्यों कहा जाता है? आइए हम उसके बारे में समझा देते हैं। उत्तर, उन्होंने सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियों बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों का जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी जरूरत होती है, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त होता है। समझ गया? अब चलते हैं ऑप्शन 10। अब चलते हैं 13 पर। लोकतंत्र की सफलता के लिए उत्तरदायी कारक क्यों है? लोकतंत्र जो होता है सफलता के लिए उत्तरदायी कारक क्यों होता है? आइए हम उसके बारे में बताते हैं। उत्तर,
प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि राजनीतिक दलों का गठन राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों के आधार पर हो ना हो कि जाति, धर्म और प्रयत्नित आधार के स्वैच्छिकताएं की दिशा में बढ़ने लगता है। समझ गया ना। ग्राम पंचायत के गठन और कार्यों के विस्तार से बताइए। तो ग्राम पंचायत का गठन का हम विस्तार से बताते हैं, आइए इसका देखते हैं। तो उत्तर भारत की पंचायती राज प्रणाली में गांव या छोटे कस्बे के स्तर पर जैसे रखवा ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है, जो भारत के स्थानिक स्वशासन का प्रमुख अवयव है। सरपंच ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। ग्राम पंचायत का जो चुनना होता है वो कौन करता है? सरपंच करता है। सरपंच का कौन है? पंचायत का हेड होता है, पंचायत का मालिक होता है। समझ गया ना। पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायत का एक गठन बनता है। समझ गया। अब पर चलते 15 में आर्थिक नियोजन की परिभाषा देना। आर्थिक नियोजन मतलब आर्थिक को भविष्य में आने के लिए, उसको सुधार के लिए कैसा होना चाहिए, आइए हम उसके बारे में समझा देते हैं। आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के साधनों को विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रत्यय करना है। समझ गया ना। जब तक हम विकास नहीं करेंगे तो आर्थिक नियोजन कभी समाप्त नहीं हो सकता। विकास के कारण ही आर्थिक नियोजन समाप्त होता है। ठीक है। अब चलते हैं 16। राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में हमको बताना है। राष्ट्रीय आय क्या होता है, आइए हम राष्ट्रीय आय के बारे में समझाते हैं। उत्तर दादा भाई नौरोजी देश की राष्ट्रीय आय का एक अनुमान लगाने वाले पहले भारतीय थे। समझिए, पहला भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन किया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ही सबसे पहले राष्ट्रीय आय का नियोजन लगाया था। ठीक है। उसके बाद देखो, स्वतंत्र पश्चात भारत में 1949 में स्थापित राष्ट्रीय आय का समिति का नेतृत्व प्रोफेसर वी की। समझ गया ना। कौन किया था? 1949 में किसका गठन किया था? राष्ट्रीय आय का। समझ गया ना। कब किया था? 1949 में। इसका गठन किसने करवाया था? प्रोफेसर वी। कौन किया था? प्रोफेसर वी। अब चलते 17 में। भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार में क्या अंतर होता है? भारतीय मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में क्या अंतर होता है? उत्तर मुद्रा बाजार मूल रूप से वितरित बाजार के एक हिस्से को संदर्भित करता है, जहां उच्च तरलता और अल्पकालिक परिपक्वता वाले भारतीय साधनों को कारोबार होता है। समझ गया ना। ये होता है भारतीय बाजार। समझ गया ना। और भारतीय मुद्रा बाजार। अब चलते पूंजी बाजार। पूंजी बाजार एक ऐसी जगह है जहां खरीदार और विक्रेता वितरित प्रतिभूतियों जैसे ब्रांड, स्टॉक आदि के व्यापार खरीद विक्रित करते हैं, उसे कहते हैं हम पूंजी बाजार। समझ गया ना। जैसे हम कोई वस्तु को खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसको बेच देते हैं लाभ पर। लाभ जो होता है वो मेरा क्या होता है? पूंजी होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? पूंजी बाजार कहते हैं। ठीक है। 18 में अर्थव्यवस्था पर मंदी का क्या प्रभाव पड़ता है? अर्थव्यवस्था पर मंदी का क्या प्रभाव पड़ता है, आइए हम उसके बारे में समझा देते हैं। अर्थव्यवस्था में मंदी आने पर रोजगार के अवसर हट जाते हैं। समझिए ना, हट जाते हैं। उत्पादन न होने के वजह से उद्योग बंद हो जाते हैं, ढुलाई नहीं होती है, बिक्री उप पड़ जाती है। इसके चलने के कंपनियां कर्मचारी की हंटनी के कारण लगती हैं। इससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ जाती है। समझ गया ना। अर्थव्यवस्था पर मंदी अगर आ जाएगा, जैसे मान लो एक बाजार पर अगर मंदी आ गया, समझ गया ना, इसका प्रभाव किस पर सबसे ज़्यादा हो जाता है? बेरोजगारी पर होने लगता है। समझ गया ना। चलते हैं अब 19 का।
आधारभूत संरचना क्या है, देश के आर्थिक विकास में इसका क्या महत्व होता है। आधारभूत संरचना के बारे में हम बताते हैं, उसका देश के विकास में क्या प्रभाव पड़ता है। आधारभूत संरचना उस संरचना को कहते हैं जो किसी समाज या उसमें स्थापित उद्योग को सुचारू रूप से चलने के लिए आवश्यक एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करती हैं। दूसरे शब्दों में इसका समझाए तो अर्थव्यवस्था में क्षेत्र होते हैं। एक प्रथम क्षेत्र की प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, समझ गया, किस देश का आर्थिक। दूसरे को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहेंगे, द्वितीय क्षेत्र कहेंगे। और तीसरे को क्या कहेंगे, तीसरे क्षेत्र कहेंगे, या सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र कहो या तीसरे क्षेत्र कहो, ठीक है। अब चलते हैं 19 में। 20 का है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय बताना है। बिहार को पिछड़ेपन क्यों है, किसका क्या कारण है, ठीक है। उत्तर, सरकार का सातवीं उद्योग का विकास, जनसंख्या का नियंत्रण, राज्य में कानून व्यवस्था आदि का सख्ती से पालन किया जाना, राज्य केंद्र के बीच एक समन्वय स्थापित कर बिहार के पिछड़ापन को दूर किया जा सकता है। दूसरे अलावे शिक्षा एवं जागरूकता आदि के जरिए भी के अभियान चलाकर आर्थिक पिछड़ापन को दूर किया जा सकता है, ठीक है। मुद्रा संरक्षण के कोई दो उपयोग बताना है। मुद्रा संरक्षण के कोई दो उपयोग बताना है। उत्तर, मुद्रा संरक्षण के दो उपयोग निम्नलिखित होता है। मुद्रा संरक्षण के दो उपयोग क्या होता है, निम्नलिखित होता है। जैविक उत्पादक जैविक खेती में बहुत सी खादों का प्रयोग किया जाता है, किंतु जैविक खाद के प्रयोग से भूमि अवस्था में सुधार होता है, जिससे भूमि का वायु संरचना में वृद्धि होती है, जीवन से पदार्थ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये हुआ मुद्रा संरक्षण। अब वन संरक्षण एक होता वन संरक्षण, संसाधन नियोजन के सौंपने का उल्लेख करना है। किसका, संसाधन नियोजन का सौंपने का उल्लेख करना है, उसके बारे में बताना कि क्यों सौंपा गया था। संसाधन नियोजन एक तकनीकी या संसाधनों के समुचित उपयोग का कौशल है। चूँकि संसाधन समिति हैं और देश में असमान रूप से वितरित हैं, इसलिए उनकी योजना आवश्यक है। संसाधन नियोजन में 3 चरण शामिल होते हैं। संसाधनों की सूची तैयार करना, संसाधनों नियोजन, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए रणनीति है, ठीक है। 23 का, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। चलते हम नदियों के घाटियों पर बड़े बड़े बांधा बनाकर ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थलों को सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 24 में। बिहार में नहरों के विकास में संबंधित समस्याओं का उल्लेख करना है। बिहार के नहरों का विकास से क्या समस्या होता है, आइए हम उसका उल्लेख करके बताते हैं। बिहार के गंगा नदियों के दक्षिण में नहरों का पानी वर्ष पर निर्भर नदियों से आता है, जिससे कारण गर्मी के समय में नहरों में पानी की कमी हो जाती है। कई जगह पर बांध बनाकर पानी को इकट्ठा किया जा रहा है, फिर भी गर्मी के समय में दक्षिण बिहार में नहरों की सिंचाई करने में समस्या आती है। यह बिहार का नलों की समस्या है। चलते 25 में। जल संसाधन के 2 स्रोतों का उल्लेख करना। जल संसाधन के 2 स्रोतों का क्या समस्या है। जल संसाधन पानी के वह स्रोत हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, यह जिनके उपयोग की संभावना है। पानी का उपयोग में भी शामिल हैं। कृषि, उद्योग, घरेलू मनोरंजन हेतु और पर्यावरणीय गतिविधियों में है। वस्तु इन सभी मानवीय उपयोगों में से अधिकतर में ताजे जल की आवश्यकताएं होती है, ठीक है। 26। अभ्भर का उपयोग क्या है। अभ्भर का उपयोग क्या है। अभ्भर का उपयोग बड़ी बड़ी चादरों के रूप में तय तथा छोटे छोटे या चूने के रूप में होता है। बड़ी बड़ी पर्वतों वाले अभ्भर
मुख्यतः विद्युत उद्योगों में काम आता है। विद्युत का असमर्पक होने के कारण इसका उपयोग कंडेंसर, कंप्यूटर, टेलीफोन, डायनमो आदि के काम में इसका क्या होता है, उपयोग होता है। 27 का वन के पर्यावरणीय महत्व का क्या वर्णन कीजिए। का वर्णन करना है। वन बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो जीवों के सांस लेने के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही वन कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा का अवशोषण होता है। वन वर्षा के करने के लिए भी महत्वपूर्ण कारक की भूमिका भी निभाती है। वन पर्यावरणीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। कोसी नदी घाटी परियोजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। उत्तर, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना बिहार राज्य से संबंधित है। वहाँ नेपाल की सती कोसी नदी पर बनाया जाएगा। यह भारत और नेपाल सरकार के संयुक्त जल परियोजना है। इस 1954 में भारत सरकार और नेपाल सरकार द्वारा एक समझौता के तहत बनाया गया था, जिसे 1961 में फिर से संशोधित किया गया था। ठीक है। अब चलते हैं 28 का 29 में। शुष्क कृषि के 2 विधियां बताना है। शुष्क, इसके अंतर्गत उपलब्ध सीमित नमी के संचित करके बिना सिंचाई के ही फसलें उगाई जाती हैं। वर्षा की कमी के कारण मिट्टी की नमी को बनाए रखने तथा उससे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया जाता है। इसके लिए गहरी जुताई की जाती और वाष्णीकरण के रोकने का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है। सूखा के प्रकार बताना। सूखा के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सूखा के 4 प्रकार निम्नलिखित होता है। इकला इंडियो फिजिकल ड्रम यानी का जलवायु को सूखा, हाइड्रोलॉजिकल ड्राइट यानी जल की वैज्ञानिक सूखा, एग्रीकल्चर हाइड्रोट अर्थ कृषि का संबंध सूखा, सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉप यानी सामाजिक आर्थिक सूखा। ठीक है। ये था क्या सोशल साइंस का मॉडल पेपर जो इस बार टारगेट करेगा, यही एक महत्वपूर्ण है। ठीक है। इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर करो कि आपके द्वारा दूसरे बच्चे को या आपके द्वारा कि आपके दोस्त को इसका भरपूर लाभ मिले। धन्यवाद। कट।